बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th न्यू बुक फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 और आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर। जी, एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर। हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है जिसमें हीट ट्रांसफर जो है उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है। तो उसके लिए पहला पॉइंट है हमारे पास जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीटिंग ऑब्जेक्ट्स। हीटिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज किचन पैन्स। हम किचन पैन्स की बात करेंगे। देखें जी, किचन पैन्स में क्या होता है? बेसिकली इनमें जो है वो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। दोनों प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? देखिए, हम लोगों ने यहां समझे कि ये हमारे पास कोई बर्नर है या मतलब जो भी है हमने यहाँ रखा हुआ है, ये बर्नर है। इससे जो है वो आग जो है हम लोग जो है जलाते हैं। इस पर अगर हमने कोई मतलब इस जगह पर हमने कोई भी पैन, ठीक है, ये हम कोई पैन जो है वो अगर हम यूज कर रहे हैं, पैन में हम लोग कुछ भी इसमें डालते हैं। अब देखिए, कुकिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। तो होता क्या है कि यहां से जो हीट होती है, हीट इस पैन को, ये जो पैन होता है बेसिकली इसको हम लोग जो बनाते हैं वो पैन एक कंडक्टिंग मटेरियल्स का होता है जो हीट को अपने अंदर कंडक्ट कर सके। जैसे आपके आयरन वगैरह के होते हैं, मतलब जो हीट को अपने अंदर कंडक्ट कर सकते हैं, उस मटेरियल के पैन बनाए जाते हैं। अब होता क्या है कि हीट यहां से जो है इस पैन को हीट अप करती है, हीट इसमें जाती है। अब हीट आहिस्ता आहिस्ता सारे पैन को हीट अप कर देती है और उसके साथ साथ ये प्रोसेस बेसिकली क्या है? कंडक्शन का प्रोसेस है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट के मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारा पैन हीट अप हो जाता है तो इसमें जो भी हमने कुकिंग मटेरियल रखा होता है वो उसके बाद फिर उसको हीट मिलती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो कुकिंग मटेरियल होता है वो फिर इसमें आसानी से कुक हो जाता है। ये है वो प्रोसेस जिसमें हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। किस तरह से? कंडक्शन भी और कन्वेक्शन का प्रोसेस भी जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। और हमारा जो भी, अगर सपोज इसमें वाटर रखा है तो वाटर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? बॉइलिंग की कंडीशन में चला जाएगा। जैसे जैसे हीट जो है वो कंडक्ट होती है, इसको मिलती है। तो ये था हमारा प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे यूजिंग थर्मल इंसुलेशन to maintain the temperature of a liquid. Temperature of a liquid. ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है। किससे रिलेटेड? हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। इसके लिए बेसिकली हम लोग जो है वो जो यूज करते हैं वो थर्मोफ्लास्क है। अब थर्मोफ्लास्क बेसिकली समझे कि ये मैं आपके सामने एक थर्मोफ्लास्क जो है वो बना रहा हूं। मतलब ये समझे कि हमारे पास एक थर्मोफ्लास्क है। अब जो थर्मोफ्लास्क होती है उसका जो मटेरियल होता है बेसिकली उसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसकी जो वॉल होती हैं, ये वॉल्स इसकी डबल, ठीक है, इसकी वॉल को जो है वो डबल डबल वॉल रखी जाती हैं इसकी। यानी ये जो वॉल हैं ये डबल डबल वॉल्ड होती हैं, डबल वॉल्स होती हैं इसमें। अब इसका फायदा क्या होता है कि दो जो वॉल्स होती हैं उसके दरमियान, एक अगर इसकी वॉल ये है, एक ये है, अब इन दोनों के दरमियान में यहां पर रखी जाती है स्पेस। मतलब ये अगर आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल है, तो ये वाली जो है ये इनर वॉल है, दिस वन इनर वॉल। अब इन दोनों के दरमियान में जैसा मैंने बताया कि यहां पर रखी जाती है स्पेस। अब होता क्या है, और मजीद जो इसका जो इंटरनल इसकी जो वॉल होती है वो अंदर से जो है वो सिल्वरी रखी जाती है, सिल्वरी मटेरियल यूज किया जाता है। मतलब ऐसा शाइनी और सिल्वरी मटेरियल यूज किया जाता है जो क्या करे, हीट को जो है रिफ्लेक्ट कर सके। इससे हीट इसमें क्या होती है? रिफ्लेक्ट। मतलब जो भी हम लोग इसमें गर्म पानी या ठंडा पानी इसमें डालते हैं तो उसकी जो हीट
मतलब गर्म पानी है तो उसकी हीट जो है अंदर वॉल जो है वो क्या काम करती है, वो इस तरह की होती हैं, शाइनी सिल्वरी होती हैं कि वो हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब हीट यहां से टकराने के बाद वापस इसी के अंदर रहती है। तो इस तरह से हम घंटों तक वो पानी जो है या जो भी इसमें चाय रखें, पानी रखें, कुछ भी, वो घंटों तक अगर ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म ही रहेगा। तो थर्मोप्लास्ट जो है वो बेसिकली, और बाहर से जो इसका मटेरियल, ये जो हम मटेरियल बाहर वाला इसका यूज करते हैं, वो हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते, मतलब इसका मटेरियल जो होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल बेसिकली क्या काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। या तो ये प्लास्टिक की अक्सर हमने देखा है बनी होती है, या स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, स्टेनलेस स्टील की। तो इस मटेरियल का क्यों बनाया जाता है, ताकि जो हीट है वो बाहर से जो है वो बहुत हीट इसके अंदर इन ना हो सके, इंसुलेटिंग मटेरियल बाहर से भी, और उसके बाद जो इंटरनल है अंदर की जो हीट है वो अंदर ही रहे, ठीक है, ताकि रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है वो सारी हीट अंदर ही रिफ्लेक्ट करती रहती है, बाउंस बैक करती रहती है दीवारों के साथ टकराकर। तो इस तरह से जो इसके अंदर मटेरियल रखा जाएगा, चाहे वो वाटर है, कॉफी है, या कुछ और भी हम लोग इसमें अगर रखें, सूप वगैरह भी, तो वो घंटों तक हम उसको उसी फॉर्म में जो है, अगर गर्म है तो वो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही। तो ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन जो है हीट ट्रांसफर की। इसके बाद हम एक और एप्लीकेशन पर बात करेंगे, थर्ड वन जी, थर्ड वन है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स। थर्ड वन क्या है, रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी, reducing thermal energy transfer in buildings, transfer in buildings, ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। देखिए आमतौर पर आपने देखा है कि हम लोग अपने घरों को जो है उसको, अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारे घर जो हैं वो वार्म रहें, और गर्मियां हैं तो हम लोग उसको ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। तो इस मकसद के लिए जो है हम लोग थर्मल एनर्जी जो है उसके ट्रांसफर को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा है कि मोटे मोटे, ठीक है, थिक कर्टन यूज होते हैं इसके लिए घरों में। थिक कर्टन जो होते हैं कि आमतौर पर आपने देखा है कि भाई किस वेदर में, आपका जब वेदर हॉट होता है, हॉट वेदर में हम क्या करते हैं कि भाई घरों में जो हमारे थिक कर्टन होते हैं वो घरों को अंदर से हीट अप रखते हैं, हीट जो है वो अंदर ही घरों में रहती है और हम लोग महफूज। इसी तरह से आपकी जो दीवारें होती हैं, वॉल्स हैं, उसमें फोम भी यूज किया जाता है, ठीक है, उनमें वॉल्स में फोम को भरा जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब वेदर जो है वो, स्पेशली आपने मोस्टली देखा होगा कि जब आपका वेदर जो है वो कोल्ड वेदर है, ठीक है, ये सॉरी मैंने गलती से हॉट लिखा गया है, ये कोल्ड वेदर की बात कर रहे हैं। अगर वेदर कोल्ड होता है तो थिक कर्टन वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि घरों को जो है वो हॉट रखा जाए। इसी तरह से अगर वेदर हॉट होता है, ठीक है, हॉट वेदर में क्या किया जाता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि हम लोग हॉट वेदर में घरों में मोस्टली देखा है कि हम लोग वेंटिलेटर्स यूज करते हैं इस मकसद के लिए। अब वेंटिलेटर जो है वो भी इस मकसद के लिए कि घरों को हम ठंडा रखने के लिए। फिर हमारी जो विंडोज होती हैं वो भी अक्सर हमने देखा है हम डबल ग्लेज विंडो यूज करते हैं, डबल ग्लेज्ड विंडो, वो भी इसी पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है। डबल ग्लेज विंडो से भी अगर बाहर बहुत ज्यादा हीट है तो वो उसको इन नहीं होने देती, क्योंकि वो विंडो इस तरह की बनाई जाती है कि उसमें जो ग्लास होता है वो एक आउटर होता है, इनर होता है, और उन दोनों के दरमियान में स्पेस होती है। जैसे पीछे मैंने बात की थी, ये जो बीच में स्पेस है और दोनों, मतलब एक बाहर वाली लेयर ग्लास की, एक अंदर वाली, तो इससे जो है वो भी बाहर की हीट जो है वो इनसाइड नहीं आ पाती। तो इस तरह से हम लोग डबल ग्लेज विंडो। फिर हमारी फॉल्स सीलिंग है वो भी हम यूज करते हैं, फॉल्स सीलिंग भी इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है कि ताकि घरों को जो है बहुत ज्यादा हीट से महफूज रखा जा सके, गर्म या ठंडा रखने के लिए। तो ये भी सारा हमारा पर्पस जो है हीट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इससे हमारी जो कंडक्शन या कन्वेक्शन जो है, रेडिएशन जो है, इससे उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, कम से कम जो है वो घरों में इन होती हैं या कम से कम बाहर जा पाती हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को हॉट वेदर में भी और कोल्ड वेदर में भी हम लोग आसानी से इसी हीट ट्रांसफर की एप्लीकेशन, जिसको रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं, उससे हम लोग महफूज रख पाते हैं। ये था हमारा भाई एप्लीकेशन। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी दफा ये बोर्ड के पेपर्स में भी रिपीट हो चुका है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट पर हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि आप जानते हैं कि सन से जो रेज हैं, वो सन की जो रेज होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज जो हैं वो ऑल द टाइम हमारी जो है एटमॉस्फेयर में शामिल होती रहती हैं। अब ये जो रेज हैं, इसमें से जो रेज होती हैं वो हमारी उसमें एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती हैं। एटमॉस्फेयर इनको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, यानी यही जो सन रेज हैं उनको वो ट्रैप करता है। और उस ट्रैप करने की मदद वजह से क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो इस काबिल रहता है कि हम लोग यहाँ जिंदगी गुजार सकें, सरवाइव कर सकें, यानी हमारी जमीन का टेम्परेचर बहुत कोल्ड नहीं होने देता। अगर हमारी सन रेज को एटमॉस्फेयर जो है उस सन रेज को ट्रैप नहीं करता तो क्या होगा, हमारा जो सारा टेम्परेचर होगा अर्थ का वो वेरी कोल्ड हो जाएगा। और इस वेरी कोल्ड टेम्परेचर में हम लोग जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते, हम लोग जो है वो जस्ट फ्रीज होके रह जाएंगे, तो सारी लाइफ जो है वो रुक जाएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो हीट है हमारी अर्थ उसको क्या करती है, सन रेज को ट्रैप करती है और उसको ट्रैप करके सन रेज को हमारे जो माहौल का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको क्या करती है, मेंटेन रखती है। मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर लाइफ जो है वो आसानी से पॉसिबल रहती है। इसके बाद बात करेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन इन ग्रीन हाउस। टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन इन अ ग्रीन हाउस। कैसे जो है टेम्परेचर रेगुलर रहता है किसी ग्रीन हाउस में। देखिए ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है, ग्रीन हाउस समझेंगे ये एक प्लास्टिक का यानी ट्रांसपेरेंट या शीशे का समझें एक ब्लॉक टाइप होता है। हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर जो है, हम इसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनको हम ग्रो करवाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स हम यहाँ पर ग्रो करवा देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे ये मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह आपको बनाकर शो किए, तो ये हमने क्या किया है, इसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करवा दिया। अब होता क्या है कि सन रेज जो हैं वो यहाँ से, अगर ये सन है, यहाँ से जो रेज होती हैं सन की वो यहाँ से दाखिल होती हैं इसके अंदर। सन की रेज जो हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है जी, एक अल्ट्रा वायलेट होती हैं और एक इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, ये दोनों तरह की रेज जो हैं जब यहां पर आती हैं तो इसमें से हाई फ्रीक्वेंसी की रेज को ये स्टॉप कर देता है, ये ट्रैप नहीं होने देता। लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी रेज जो हैं वो ट्रैप हो जाती हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, मैंने जैसे बताया कि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, शीशा भी हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या काम करता है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल यही जो हीट इसके अंदर ट्रैप हो जाती है जिससे इसको टेम्परेचर मिलता है पौधों को ग्रो करने के लिए, वो हीट यहां से बाहर नहीं निकलने पाती। और इसके साथ साथ जो इसके अंदर की भी हाई फ्रीक्वेंसी रेज प्रोड्यूस होंगी वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाती, वो इसके अंदर। और बाहर की जो रेज हैं सन की जो इसके लिए सुटेबल होती हैं, यानी लो फ्रीक्वेंसी रेज, वो इसके अंदर रेडिएशन इसमें दाखिल हो जाती हैं और अल्ट्रा वायलेट रे जो हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती हैं वो इसके अंदर दाखिल नहीं होती। तो इस तरह से ये अंदर का टेम्परेचर जो है हमारा इसका ग्रीन हाउस का, वो इस काबिल होता है कि वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और प्लांट्स इसके अंदर बड़ी आसानी से ग्रो करते हैं। तो ये है जी टेम्परेचर रेगुलेशन इन अ ग्रीन हाउस। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। आज का ये लास्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई वो कैसे हमारी एटमॉस्फेयर में वो वकू पजीर होता है। देखिए जैसे हमने बताया कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ, ये अगर हम इसको सन का नाम देते हैं, दिस वन इज अ सन, तो सन से जो रेज हैं वो दाखिल होती हैं किसमें, हमारे एटमॉस्फेयर में। अब जो एटमॉस्फेयर में ये सारी रेज जो दाखिल हो रही होती हैं तो उसमें क्या है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, जिसको वेपर्स की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि वेपर्स की फॉर्म में
वो भी शामिल होते हैं, यानी सन रेस और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारी अर्थ में शामिल होते हैं, जिससे हमारी अर्थ जो है एक मुनासिब टेम्परेचर जो है वो बरकरार रखती है और हम लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, पौधे भी, जानवर भी, हम सब। लेकिन अगर अभी जो रिसेंटली देखा गया है, रिसेंटली टाइम में ये हुआ है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, अब बहुत सी फैक्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। इसमें आपकी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां वगैरह, वो भी इसमें शामिल है। उनसे क्या होता है, इनसे स्मोक, यानी स्मोक जो है, और स्मोक बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यानी यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मजीद शामिल हो रही है, जो नहीं चाहिए शामिल होना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो यहां पर रेशो है, जो हमारी इस टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने के लिए चाहिए थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, इससे ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। यानी इसकी डिस्टर्बेंस से ग्लोबल वार्मिंग क्या प्रोड्यूस हुई है, ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, साल बाय साल आप देख सकते हैं कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसमें क्या इन्वॉल्व है कि वैसे तो ये प्रोसेस हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है ग्रीन हाउस इफेक्ट का हमारी अर्थ पर, कि सन रेस या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स उसमें शामिल होते हैं, हमारी हीट, हमारी अर्थ को जितना टेम्परेचर चाहिए उसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारी फैक्ट्रीज जिसमें बेसिक किरदार अदा कर रही हैं, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स वगैरह, इनसे निकलने वाला धुआं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्स्ट्रा जो है इस हमारी फिजा में शामिल होती जा रही है डे बाय डे। आप देख सकते हैं कि अब पहले किसी दौर में अगर आप 20 25 30 साल पीछे चले जाते हैं तो इतनी गाड़ियां आपको दिखाई नहीं देती थी, इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी। अब फैक्ट्रीज, कारखाने, गाड़ियां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, उससे स्मोक यानी मीन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फिजा में बढ़ती जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ डे बाय डे जो है वो हीटअप होती चली जा रही है, ज्यादा हीट होती चली जा रही है, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी को नाम हम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये था जी हमारा टॉपिक। और अगर हम लोग ये इस सारे प्रोसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जो फैक्ट्री से, कारखानों से हमारी फिजा में शामिल हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके इफेक्ट जो हैं वो काफी बैड इफेक्ट होंगे। और आने वाले वक्तों में हमें मजीद जो है वो टेम्परेचर की वजह से हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा हीट फेस करना पड़ेगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी जो गाड़ियां हैं जो फ्रेंडली हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, उनको रोका जाए, स्टॉप किया जाए, इस्तेमाल में ना लाया जाए। गवर्नमेंट को भी ये सारे स्टेप्स उठाने चाहिए और हमें ऐसी फ्रेंडली जो है, यानी ऐसा हमें फ्यूल यूज करना चाहिए जैसे सीएनजी गैसेस वगैरह हैं या दूसरी, जिससे हम लोग जो है कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी फिजा में जो जिसकी रेशो बढ़ती जा रही है उसको कम किया जा सके, जिससे हम फिर ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट से महफूज रह सकेंगे। ये था बेटा आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस करना था। करना आपने बेटे क्या होता है इन सारी चीजों में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड करना होता है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर आप इसको रीड करेंगे, प्रॉपरली रीड करने के बाद आप इसको लर्न करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से तैयार कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।